कई बार इंसान जब अपने काम को करता रहता है तो उसे उसमें आनंद आता रहता है, लेकिन जब उसमें कोई ना कोई बीच में आकर दखल अंदाजी कर लेता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचता है कि तेरा तो सब कुछ लुट चुका है, तू तो अब बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसी ही आज की एक कहानी है जिसमें एक 16 साल का लड़का अपने पिता के साथ दुकान चलाया करता, अच्छे से उनका कामकाज चल रहा होता है। उसका एक बड़ा भाई भी होता है, वो बेंगलोर में रहा करता है और वहाँ पर कोई फैक्ट्री में वो कामकाज किया करता है और उसका भी काम धंधा अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन कुछ समय पहले ही वो भाई भी यहीं पर आ जाता है और अब इस छोटे भाई को उस दुकान से अलग कर दिया जाता है। इससे कहा जाता है कि तू अब पढ़ लिख, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और हम इस काम को संभालेंगे। दोस्तों, इस लड़के को ये सब बिल्कुल गवारा नहीं होता और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये भैया भाभी और अपने भतीजे को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, इस मामले से बहुत कुछ सीख कर जाने की भी ज़रूरत है। इस मामले को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी का एक बांस गाँव है। ये बांस गाँव की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर हीरालाल नाम का एक व्यक्ति जिसके 2 बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा होता है, एक बड़ा बेटा होता है। जो बड़ा बेटा होता है वो बेंगलुरु में रहा करता है। उसके एक 9 साल की बेटी होती है और एक 3 साल का बेटा होता है। दोस्तों, अब कुछ दिन पहले ही वो गांव में आ जाता है और यहाँ आने के बाद अचानक ही रात को करीब 12:30 से 1 बजे का वक्त रहा होगा जब ये हीरालाल पुलिस में फ़ोन करता है डायल 112 में। तो वो यही कहता है कि जल्दी से आप लोग आ जाइए, वो हमें भी मार देगा। दोस्तों, पुलिस वाले समझ ही नहीं पाते, तुम्हें कौन मार देगा, कहाँ से तुम बोल रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो ये बांस गांव है इसकी गली नंबर 3 से बोल रहे हैं, अब जल्दी से आ जाइए और वो मेरी पोती को भी मार देगा, मुझे भी मार देगा। उसने मेरे बेटे को मार दिया है, मेरी बहू को मार दिया है और एक 3 साल के बच्चे को मार दिया है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो घर के अंदर जो दृश्य देखती है उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो पिता होता है हीरालाल, वो कहने लगता है कि मेरा जो छोटा बेटा है आकाश, उसने ये सब किया है और वो ऊपर बैठा हुआ है। साहब, आप ऐसे मत चले जाना, उसके हाथ में हाशिया है, रॉड है, कई तरह के हथियार उसने ले रखे हैं। दोस्तों, पुलिस वाले भी अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपनी बंदूक तान लेते हैं, कहने लगते हैं कि जल्दी से अपने हथियार हमारे सामने समर्पित करो और अपने आप को हमारे हवाले करो, नहीं तो हम लोग गोली मार देंगे। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि ये लो हथियार वगैरह मैं दे देता हूँ, पर मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, पर आप लोग मुझे मारना मत। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उन डेड बॉडियों को उठाती है, डेड बॉडियों को उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने भाई को, अपनी भाभी को इस दुनिया से विदा क्यों कर दिया, तो वो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो बताता है कि दरअसल आज से 15 साल पहले उसके भाई की शादी होती है और शादी होने के कई साल बाद तक उसकी भाभी को कोई बच्चा नहीं होता। 9 साल पहले एक बच्ची को ये लोग गोद में लेते हैं और उसके बाद ये यहाँ से सीधे बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर में ही भाई कामकाज करने लगता है और 3 साल पहले इनको एक बेटा भी होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनका कामकाज बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो पिता है और ये जो छोटा वाला लड़का आकाश, ये दोनों के दोनों एक दुकान चलाया करते और उस दुकान को देखकर जो बड़ा भाई है उसे भी लगता है कि तू वहाँ क्या काम कर रहा है, तू यहीं पर आकर पिताजी के साथ दुकान क्यों ना चला ले। अब वो ये सब सोचकर सीधे गांव में आ जाता है और गांव में आकर वो पिताजी के साथ ही उस दुकान को चलाने लगता है। धीरे धीरे करके अब इस छोटे वाले बेटे को उस दुकान से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। वो अलग रहता है, कभी तो उसे खाना मिल जाता, कभी नहीं मिलता, इसी तरह से वो दुखी होने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन अब इन दोनों भाइयों की एक दिन लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है,
पुलिस को बीच में दखल देना पड़ता है। पुलिस आ जाती है और पुलिस इस 16 साल के लड़के को समझा कर जाती है कि तेरी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू ऐसा काम मत कर, तू दुकान को छोड़ दे, तू बिजनेस अभी करने योग्य नहीं है, तू पढ़ाई लिखाई कर, उसके बाद बिजनेस कर लेना। पिता भी ऐसा ही समझाते हैं और यहाँ पर ये बेटा भी मान जाता है। फिर यहाँ पर जैसे तैसे करके धीरे धीरे काम चलने लगता है। ये लड़का बताता है कि पहले तो इसके पास पैसों की मौज रहा करती, अगर उसे घर से खाना नहीं मिलता तो बाहर जाकर खा लिया करता, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था और 10-10 रुपए के लिए उसे तरसना पड़ रहा था। उसके पास 2 रुपए भी नहीं होते, पहले उसके पास हजारों में रुपया हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये 2 दिन से लड़का भूखा होता है, अपने कमरे में बैठा होता है, कमरे में बैठकर लगातार फ़ोन चला रहा था और फ़ोन चलाते चलाते बस उसके दिमाग में एक ही बात सूझती है, क्यों ना इस भैया भाभी को रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, इस सब के लिए वो बाज़ार से एक हाशिया लेकर आता है, एक बांका लेकर आता है, एक रॉड लेकर आता है, उन्हें अपने कमरे में रख लेता है और घटना वाली रात को ये आराम से अपने कमरे में बैठा होता है, भैया भाभी आराम से सो रहे होते हैं, तभी ये भैया भाभी के कमरे में जाता है। सबसे पहले भैया के सर पर रॉड मारता है और उसके बाद जो बांका होता है उसे उसकी गर्दन पर चला देता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो इसकी भाभी होती है इससे भीख मांगने लगती है, इसके पैरों में गिर जाती है, लेकिन ये भाभी की भी एक बात नहीं सुनता, उसी तरह से भाभी के ऊपर भी वार कर देता है। फिर 3 साल के बच्चे के ऊपर भी इसी तरह से वार करता है, लेकिन 9 साल की बच्ची को ये छोड़ देता है। फिर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तूने 9 साल की बच्ची को क्यों छोड़ दिया, तो ये कहने लगता है कि 9 साल की बच्ची इन्होंने गोद ली थी, इनकी वो बच्ची नहीं थी, इसलिए मेरे को दया आए कि इसको जाने दे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर ये पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, क्या जेल में मुझे खाना टाइम टू टाइम मिल जाएगा? मैं यही सोच रहा था कि जेल में तो मुझे खाना मिल ही जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कांड कर दिया, मुझे पता था कि इसके बाद मैं जेल के अंदर जाऊंगा। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं कि जेल के अंदर खाना तो मिलता है, लेकिन तूने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत है। दोस्तों, यहाँ पर उसका जो पिता है वो भी थर थर काँप रहा होता है और जब इस मामले को एसपी, डीएसपी साहब, बड़े बड़े आला अधिकारी सुनते हैं तो वो भी रात को ही वहां पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से इस गांव को मतलब पुलिस छावनी में बदल देती है, चारों तरफ से इस गांव को घेर लिया जाता है। लेकिन जब ये कहानी सामने निकल कर आती है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल उस भाई का नाम अमित होता है और उसकी पत्नी का नाम रंजना होता है। ये दोनों बेंगलोर में रहा करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो यहाँ पर इनके साथ ही गांव में रहने के लिए आ गए। छोटे भाई को यही कहा कि तू अब पढ़ाई लिखाई कर ले, जब तेरी बिजनेस करने की उम्र होगी तब तुझसे बिजनेस करा लिया जाएगा। लेकिन छोटे भाई की आदतें पहले से ही खराब हो चुकी थी कि उसे जो पैसा है वो उसे हर वक्त चाहिए, उसे बाहर खाना, बहुत सारी आदतें इस तरह की उसकी ख़राब हो जाती हैं। वो आज यहाँ पर उस भाई की आदतें पूरी नहीं होती तो उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। ये घटनाक्रम हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और हमें यहाँ पर ऐसे घटनाक्रमों से ये भी सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अगर माता पिता हैं तो उन्हें दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा करना चाहिए। दोनों भाइयों को बराबर के हिस्से में जो उनकी ज़मीन वगैरह है उनको बांटना चाहिए और उसके बाद छोटे भाई को भी समझाना चाहिए कि ये तेरा बड़ा भाई अभी तेरे लिए ही काम कर रहा है, तू चिंता मत कर, जैसे ही तू बड़ा होगा बराबर का हिस्सा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस छोटे भाई की ऐसी समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो इतना बड़ा उग्र हो जाता है और इतने बड़े काम को अंजाम दे देता है। तो दोस्तों, ये रही आज की ये घटना। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।